स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपका ही कोड BHIE 141, जिसका टाइटल है चीन का इतिहास। स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और ये PDF आपको फ्री में डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, समझना है। देखिए, समझना बहुत जरूरी है। आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ये नहीं कि भाई रट्टा मार के जाएंगे, नहीं। अगर समझ जाएंगे ना, खुद से बहुत सारे पेजेस लिख सकते हैं। 400 वर्ड्स 500 वर्ड्स के जो लिखने होते हैं आप इजीली लिख पाएंगे। तो भैया इसलिए क्या है कि आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पूरा क्वेश्चन आंसर को समझ लीजिए। देखिए, देख रहे हैं, आपको एग्जाम देना है, इतना देर लगेगा तो क्या दिक्कत है, एक बार समझ तो जाएंगे और फिर आप एग्जाम सही से दीजिएगा। लास्ट में आपको नोट्स डाउनलोड कर लेना है। चलिए, चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 1। चीन में 1911 की क्रांति पर संक्षेप में लिखिए। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, चैप्टर बुक का जो नाम है, आपका कोड का जो टाइटल है चीन का इतिहास, इसका मतलब समझ रहे हैं यहाँ कि चीन के बारे में इस चैप्टर में, इस बुक में जो है वो चीन के बारे में स्टडी है। तो चीन का इतिहास है तो उसी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। और यहाँ पे वही देखिए लिखा है ना, चीन में 1911, यानी कि चीन का जो इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे 1911 की क्रांति के बारे में बात किया जा रहा है। तो कह रहा है कि चीन में 1911 की जो क्रांति है इसके बारे में आपको बताना है। तो वही है, आपने ये समझ गया ये चीन का इतिहास है और 1911 में कौन सी क्रांति हुई थी, कैसी क्रांति हुई थी। देखिए, 1911 की जो क्रांति है चीन की, उसे सिन्हाई क्रांति कहा जाता है। कौन सा? सिन्हाई। ठीक है। जिसमें जिसमें 1911 की क्रांति ने चीन के अंतिम शाही राजवंश, इस क्रांति में जैसे इसका क्या कहा जाता है, सिन्हाई क्रांति। और इस क्रांति ने क्या किया, अंतिम शाही राजवंश, किंग राजवंश का अंत कर दिया और चीन गणराज्य की स्थापना की। ठीक है। तो मतलब कि इस क्रांति की वजह से क्या हो गया कि अंतिम शाही का जो राजवंश था, किंग राजवंश का, ये सब क्या हो गया था, अंत हो गया था। और इसके बाद चीन गणराज्य की स्थापना हुई। क्या हो गई? चीन गणराज्य की स्थापना। यह क्रांति शाही शासन के प्रति जनता के असंतोष, सुधारों की धीमी गति और औपनिवेशिक दबाव के कारण हुई। इस क्रांति ने चीन में 2000 साल से अधिक पुराने राजवंशी शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया और एक गणतंत्र की स्थापना की, जिसने आधुनिक चीनी की राजनीति की नींव रखी। तो क्रांति के अगर कारण की बात करें तो इनके कारण है, देखिए यहाँ पे, मंचू राजवंश की कमजोरी। तो कह रहे हैं कि मंचू राजवंश विदेशी शक्तियों के सामने लगातार क्या कर रहे थे, हार रहे थे और देश के भीतर सुधारों को क्या कर रहे थे, लागू करने में विफल रह रहे थे। तो ये भी एक कारण है 1911 में चीन की जो क्रांति का। ठीक है। दूसरा, विदेशी हस्तक्षेप है ना, विदेशी यानी कि फॉरेन कंट्री के भी जो कि लोगों ने क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया था। ब्रिटेन और अन्य देशों के प्रभाव ने भी चीनी लोगों के देशभक्ति और सरकार के प्रति असंतोष पैदा कर दिया। आर्थिक समस्या की वजह से भी ये हुआ। तो आर्थिक समस्या में क्या कि जैसे रेलवे के राष्ट्रीयकरण को लेकर विवाद और अपर्याप्त मुआवजे ने प्रांतीय कुलीनों और आम जनता को क्या कर दिया, सरकार के खिलाफ कर दिया। नए विचार। डॉक्टर सन यात सेन ने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों को क्या कर दिया, बढ़ावा दिया, जिससे क्रांतिकारी भावनाएं मजबूत हुई। परिणाम की अगर बात करें तो क्रांति के मुख्य परिणाम शाही व्यवस्था का पतन था, है ना। जो शाही व्यवस्था था, मतलब लग्जरी जो लाइफ जीते थे, है ना, किंग, राजा महाराजा का जो अयासी थे, ऐशो आराम वाला लाइफ था, उसका क्या हो गया था, वहां पर राजवंश का पतन हो गया था। राजवंश का अंत की बात करें तो 1912 में अंतिम सम्राट जो थे वो 6 वर्षीय पुई को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मतलब 6 वर्षीय, बताओ कौन था, 6 वर्षीय। तो 6 साल के बच्चे कभी सिंहासन में बैठेंगे, कैसे राजपाट करेंगे, जिससे 300 साल पुराने किंग राजवंश का ही यहाँ पर अंत हो गया। ठीक है। गणतंत्र की अगर स्थापना की बात करें तो चीन एशिया का पहला देश बना जहां गणतांत्रिक राज्य सरकार की क्या हो गया था, स्थापना हुई थी। और डॉक्टर सन यात सेन इसके पहले अस्थायी राष्ट्रपति बने। ठीक है।
आई होप समझ में आ गया होगा। अब अस्थिरता की बात करें तो वहाँ अस्थिरता कैसी थी, यहाँ पे राजवंश जो गिर गया, लेकिन क्रांति के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता, मतलब स्थिर नहीं, मतलब अराजकता फैलने लगा। और क्षेत्रीय सरदारों के बीच क्या हो गया, सत्ता के लिए संघर्ष शुरू, मतलब अगल बगल के जो क्षेत्र के जो बड़े बड़े क्षेत्र के जो राजा समझ लो कि जो प्रमुख थे, वो लोग अब गद्दी में बैठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो यही था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, चीन में जो राष्ट्रवाद है उनके उदय पर क्या, चीन के जो राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद के उदय पर आपको बताना है, ठीक है। चलिए, चीन में राष्ट्रवाद का उदय। चीन में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान कई आंतरिक और बाहरी कारकों के कारण हुआ, जो मुख्य रूप से विदेशी साम्राज्यवाद के प्रतिरोध और एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाने की इच्छा से प्रेरित था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसने सदियों पुराने शाही ढांचे को क्या क्या चुनौती दी और देश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। विदेशी हस्तक्षेप का प्रभाव। चीन में राष्ट्रवाद की चिंगारी 19वीं सदी के मध्य में पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते दबाव के कारण भड़की। अफीम युद्धों में चीन की हार और असमान संधियों ने किंग राजवंश की कमजोरी को उजागर किया। इन संधियों ने चीन की संप्रभुता का हनन किया और विभिन्न बंदरगाहों को विदेशी नियंत्रण में दे दिया। बंदरगाह वही होते हैं जहां नाव नाव एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो नाव का जहां स्टेशन होता है बंदरगाह कहलाता है, ध्यान रखना। कौन सा नाव? पानी वाला जहाज, ठीक है, शिप। अपमान देखो यहाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे, ठीक है, नियंत्रण दे दिया। इस अपमान ने चीनी बुद्धिजीवियों और जनता के बीच एक गहरी राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, ठीक है। देश को अपनी गरिमा और स्वतंत्रता वापस पाने के लिए एकजुट होना चाहिए। अफीम युद्ध। ब्रिटेन के खिलाफ इन युद्धों में हार ने चीनी सेना की अक्षमता और सरकार की कमजोरी को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, स्पष्ट कर दिया। अब आगे है स्टूडेंट्स आपका असमान संधियां। नानजिंग और अन्य संधियों ने चीन को विदेशी शक्तियों के लिए खोल दिया और क्षेत्रीय रियायतें देने पर मजबूर किया। बौद्धिक और राजनीतिक आंदोलन। जैसे जैसे विदेशी प्रभाव बढ़ा, चीनी विद्वानों और सुधारकों ने पारंपरिक सोच पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वे पश्चिमी विचारों जैसे कि लोकतंत्र, विज्ञान और राष्ट्र राज्य की अवधारणा और अवधारणाओं से प्रभावित हो गए। डॉक्टर सन यात सेन इस आंदोलन के प्रमुख क्या थे, नेता थे। उन्होंने थ्री पीपल्स प्रिंसिपल्स, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और लोगों की आजीविका के विचार को बढ़ावा दिया, जिसने शाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और एक आधुनिक गणराज्य की स्थापना का आह्वान किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ताइपिंग विद्रोह। कौन सा विद्रोह? ताइपिंग विद्रोह विफल क्यों हुआ और चीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है। तो समझिए, ताइपिंग विद्रोह विफल होने के कई कारण थे और इसका जो है कि चीन पर क्या हो गया था, गहरा और विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यह विफलता मुख्य रूप से आंतरिक कलह, प्रभावी नेतृत्व की कमी और शाही सरकार की के दृढ़ प्रतिरोध के कारण हुई। विफलता के मुख्य कारण। विद्रोह 1850 से 1864 तक चला और निम्नलिखित कारणों से विफल रहा। आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व की कमी। विद्रोही नेतृत्व में आपसी कलह और फूट थी। हांग सियुचुआन ने अन्य महत्वपूर्ण नेताओं जैसे कि सिंग किंग और वेई चांगहुई को मरवा दिया, जिससे आंदोलन क्या हो गया था, कमजोर हो गया। प्रभावी रणनीति का अभाव। ताइपिंग सेना बड़े शहरों पर कब्जा करने में सफल रही, लेकिन वे प्रशासन चलाने और अस्थायी नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहे। बाहरी सहायता की कमी। विद्रोह को विदेशी शक्तियों, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन नहीं मिला। इन शक्तियों ने अंततः किंग राजवंश का साथ दिया, क्योंकि उन्हें एक स्थिर सरकार में अधिक व्यापारिक हित दिखाई दिए। किंग सेना का प्रतिरोध। हालांकि शुरू में किंग राजवंश कमजोर लग रहा था, लेकिन उन्होंने स्थानीय सैन्य नेताओं झेंग के नेतृत्व में एक प्रभावी सेना खड़ी की
जिसने विद्रोह को कुचल दिया। चीन का प्रभाव, ताइपिंग विद्रोह का चीन पर भयानक प्रभाव पड़ा, जिससे देश की नींव हिल गई। जनसंख्या में भारी गिरावट, यह इतिहास के सबसे खूनी गृह युद्धों में से एक था, जिसने अनुमानित 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। आर्थिक बर्बादी की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इस युद्ध ने चीन के मध्य और दक्षिणी हिस्सों को तबाह कर दिया, जिससे कृषि और व्यापार नष्ट हो गए। किंग राजवंश का कमजोर होना, यद्यपि किंग राजवंश ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यह बुरी तरह कमजोर हो गया। स्थानीय सरदारों और सैन्य नेताओं की शक्ति इसमें बढ़ गई, जिससे केंद्रीय सत्ता क्या हो गई स्टूडेंट्स, कम हो गई। आधुनिकीकरण की बात करें तो इस विद्रोह ने चीनी अधिकारियों को सैन्य और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता का एहसास कराया, जिससे बाद में मजबूती आंदोलन को क्या मिला, बल मिला। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चीनी विचारधारा पर एक कन्फ्यूशियवाद के प्रभाव की जांच कीजिए। कन्फ्यूशियवाद चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के विचारों पर आधारित एक नैतिक सामाजिक दर्शन है। इसने चीन की संस्कृति, राजनीति, समाज और लोगों के व्यवहार को गहराई से प्रभावित किया है। इसके प्रभाव को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। नैतिक मूल्यों पर प्रभाव, कन्फ्यूशियवाद ने चीनी समाज में नैतिकता, आदर, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और न्याय जैसे मूल्यों को मजबूत बनाया। इसमें बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता के प्रति कर्तव्य, शिक्षा के प्रति आदर, ये आज भी चीनी परिवार और समाज के मुख्य मूल्य बने हुए हैं। परिवार केंद्रित समाज का निर्माण, कन्फ्यूशियवाद परिवार को समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानता है। इससे चीन में संयुक्त परिवार, अनुशासन और पारिवारिक परंपराओं का महत्व बढ़ा। परिवार में हर सदस्य का एक निर्धारित कर्तव्य माना गया, जिससे सामाजिक स्थिरता बनी। शासन और प्रशासन पर प्रभाव, कन्फ्यूशियस ने सुशासन के लिए नैतिकता पर आधारित राजनीति का समर्थन किया। इससे चीनी राजनीतिक प्रणाली पर कई प्रभाव पड़े। और शासक को नैतिक आदर्श होना चाहिए, सत्ता उपयोग जनता के भले के लिए होना चाहिए, अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर क्या होनी चाहिए। ठीक है। और चीन में सिविल सर्विस परीक्षाओं की शुरुआत भी कन्फ्यूशियस विचारों से प्रेरित थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट 4, शिक्षा के महत्व में वृद्धि, कन्फ्यूशियवाद ने शिक्षा को उच्च स्थान दिया। इससे चीन में शिक्षा व्यवस्था विकसित हुई और समाज में विद्वानों, शिक्षकों और पढ़े लिखे वर्ग को विशेष सम्मान मिला। आज भी चीनी समाज शिक्षा को अत्यधिक महत्व देता है। अगला है सामाजिक स्थिरता और अनुशासन पर प्रभाव क्या पड़े। तो कन्फ्यूशियस ने समाज में अनुशासन, समरसता, सद्भाव और व्यवस्थित जीवन को बढ़ावा दिया। इसका सिद्धांत था कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का क्या करे, पालन करे, तो समाज में समस्याएं कम होंगी। धर्म और संस्कृति पर प्रभाव, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा। कन्फ्यूशियस विचारधारा किसी धार्मिक पूजा या देवी देवताओं पर नहीं, बल्कि नैतिकता आचरण पर आधारित थी। फिर भी इसने चीन की धार्मिक परंपराओं, त्योहारों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों पर बड़ा असर छोड़ा, जैसे पूर्वज पूजा, नैतिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक अनुशासन। अगला है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7, आधुनिक चीन पर क्या प्रभाव पड़ा। आज भी चीनी शासन नीति, परिवार, संस्कृति, नैतिकता और आर्थिक अनुशासन में कन्फ्यूशियवाद मूल रूप से दिखाई देते हैं। आधुनिक समय में इसे न्यू कन्फ्यूशनिज्म के रूप में भी पुनर्जीवित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने आया 5, और 1949 की क्रांति के बाद आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, जिसने चीन को साम्राज्यवाद, सामंतवाद और पूंजीवादी शोषण में मुक्त कर एक समाजवादी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया। इस क्रांति के बाद चीन के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की अगर बात करें तो कृषि सुधार हुआ, जमींदारी
व्यवस्था समाप्त की गई, जमीनें किसानों में बांटी गई, बड़े पैमाने पर भूमि सुधार लागू हुए। बाद में पीपुल्स कम्यून बनाकर सामूहिक खेती शुरू की गई। सेकंड ख नंबर में है औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई। भारी उद्योगों जैसे स्टील मशीनें, औद्योगिकीकरण का मतलब ये समझ लो फैक्ट्रियां, फैक्ट्रीज, ठीक है। भारी उद्योग जैसे स्टील मशीनें रसायन को तेजी से क्या किया गया, औद्योगिकरण की मदद से विकसित किया गया। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया जिससे चीन को औद्योगिकरण की शक्ति बनाना था। अगला है नियोजित अर्थव्यवस्था। 5 वर्षीय योजनाएं शुरू की गई। सरकार ने उत्पादन निवेश व्यापार और कीमतों को नियंत्रित किया। आत्मनिर्भरता की नीति, विदेशी देशों पर निर्भरता कम की गई। देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। राजनीतिक क्षेत्र में अगर परिवर्तन की बात करें तो इसमें एक दलीय शासन क्या है, ये चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और यही एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण पर ये लागू हुआ। ख नंबर में है साम्राज्यवादी व पूंजीवादी प्रभावों का अंत हो गया। विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप समाप्त हो गया और चीन ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। राष्ट्रीय एकता की अगर बात करें, तिब्बत शिनजांग जिसे जैसे क्षेत्रों को मजबूती से चीन के साथ जोड़ा गया। देश में राजनीतिक स्थिरता बढ़ी। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो पुरानी नौकरशाही को हटाया गया। राजनीतिक शिक्षा और कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रशासन में शामिल किया गया। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, सामाजिक समानता, सामंती वर्ग व्यवस्था समाप्त की गई। सभी को समान अधिकार देने की दिशा में कदम उठाए गए। श्रम को सम्मान की अवधारणा फैली। महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, कार्य और विवाह के अधिकार मिले। जबरन विवाह व बहुपत्नी प्रथा बंद हुई। शिक्षा में क्रांति, साक्षरता अभियान चलाया गया। आम जनता को शिक्षा उपलब्ध कराई गई। विज्ञान और तकनीक को महत्व दिया गया। अगला है घ नंबर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई। सामूहिक चिकित्सा व्यवस्था लागू की गई। सांस्कृतिक सुधार की अगर बात करें तो पुरानी परंपराओं को चुनौती दी गई। नई समाजवादी संस्कृति को अपनाया गया। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान युवाओं और किसानों की भूमिका बढ़ी। इस तरह से ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। बट ये हम लोगों ने नोट्स किया। 5 मैंने आपके लिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन लिए यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ जो असाइनमेंट थे 2025-26 के असाइनमेंट से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ और थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चलिए देखते हैं असाइनमेंट को। ये देखिए आपका असाइनमेंट है स्टूडेंट्स। ये असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट किया होगा, तो ध्यान दीजिएगा जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं उनसे पहले ये सोच लीजिएगा कि आपके जो असाइनमेंट होते हैं उनसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एटलीस्ट। तो ये आप लोगों ने आप कहाँ से लिया था नहीं लिया था, बट जो मैंने आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट बनाया था वो एग्जाम को देखते हुए भी बनाया था। ये सभी क्वेश्चन देखिए। सत्र कार्य 1 में 500 वर्ड्स के थे। सत्र कार्य 2 में देखिए 250 वर्ड्स के। सत्र कार्य 3 में 100 वर्ड्स के। इन सभी क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। अब क्या पता कौन क्वेश्चंस आ जाते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं। इसलिए सभी क्वेश्चंस को अगर आप लोग देख लेंगे तो जरूर है कि अच्छे मार्क्स यहाँ से लाएंगे। तो 2 क्वेश्चंस भी अगर आ गए तो मान लो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ गया तो 2 क्वेश्चन का कितना 40 मार्क्स हो जाता है, समझ रहे हैं। इसीलिए जरूर इसे भी देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहीं पे है पहला। चीन में ताइपिंग विद्रोह न केवल 20वीं सदी से पहले चीन का सबसे बड़ा विद्रोह था बल्कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े किसान विद्रोह में से एक था। व्याख्या कीजिए। क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। तो ये वीडियो को रोककर ये जो है कि आंसर्स यहाँ से देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आपने कहाँ से असाइनमेंट किया था उस समय जल्दीबाजी में आपने नहीं किया, बट ये आप लोग वीडियो को रोककर इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये 500 वर्ड्स के अकॉर्डिंग था। आप वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1861 से 1874 के बीच तोंगजी पुनर्स्थापन और स्वयं सशक्तिकरण आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। इनका भी आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इससे भी वीडियो को रोकते हुए आप लोग पढ़ लीजिए। ओके।
चलिए अब क्वेश्चन सत्र का 2 में देखते हैं। ये 10 मार्क्स के पूछ जाते हैं 250 वर्ड्स के। इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, छिंग सुधारों ने चीन में एक आधुनिक राज्य संरचना बनाने का प्रयास कैसे किया, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए वीडियो को रोककर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में योगदान देने वाले कारकों की क्या कीजिए व्याख्या। इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी बुर्जुआ वर्ग के उदय के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। 1911 की क्रांति में इसकी भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। ठीक है, अभी 1911 का क्रांति वाला क्वेश्चंस भी हम लोग ने देखा था, तो इसे वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए। ये जो मैं कह रहा हूँ इसे इग्नोर मत करना, जरूर जो काम करने के लिए कहता हूँ करो। चलिए सत्र का 2 में जो कि क्वेश्चन टिप्पणी टाइप के थे, इसे भी देखिए, जरूर देखना है आपको। अफीम युद्धों की विभिन्न व्याख्याओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चंस हैं और ये आपका आंसर है, ठीक, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, चौथी मई की घटना के क्या परिणाम थे। क्या परिणाम थे भैया, देख लीजिए, ठीक है, और पढ़ लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सन यात्सेन के राजनीतिक दर्शन पर चर्चा कीजिए। सीपीसी और जीएमडी का संयुक्त मोर्चा कैसे बना। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन यही है, कम्यून प्रणाली की व्याख्या कीजिए। कम्यून प्रणाली एक सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था है जिसमें उत्पादन और साधनों की का निजी स्वामित्व समाप्त कर सामूहिक स्वामित्व स्थापित किया जाता है। तो बाकी पढ़ लीजिए आप लोग, ये अपना लास्ट था। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, ये तो असाइनमेंट थे, तो असाइनमेंट जो हमने सीलिंग किया था ये 30 रुपीज का था। ये व्हाट्सएप नंबर में असाइनमेंट मिलते थे। आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए न्यू नोट्स बना है, जिसमें जितने भी मोस्ट क्वेश्चन से 5 ईयर्स के PYQ क्वेश्चंस को लिया गया है। PY के क्वेश्चंस में सबसे रिपीटेड जो आएंगे, जो आने की जिसकी संभावना, उन्हीं को लिया गया है। तो न्यू नोट्स आप लोगों का बन चुका है, आप लोग जाके इसे ले सकते हैं व्हाट्सएप से। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें उनका प्राइस भी इसी तरह से रखा गया है, 30 रुपीज। आप लोग ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको जो मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो दिखाया वो फ्री नोट्स थे, वो आपको टेलीग्राम में डाउनलोड कर लेना है। सोशल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय। जस्ट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।